हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल दीपा एजुकेशन जे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा 2023 में जीएस सीरीज़ के टॉप 25 क्वेश्चन पर चर्चा होगी। आप यदि बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आप इन 25 क्वेश्चंस को देखिए। टॉप 25 क्वेश्चंस होंगे जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे। अगर सेशन पसंद आए, क्वेश्चन की वैरायटी पसंद आए, कंटेंट पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। तो आज के वीडियो को स्टार्ट करने से सबसे पहले अगर आप 25 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करते हैं ये भी आप बताइएगा कि आप 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पा रहे हैं या 15 प्लस कर पा रहे हैं या नहीं। ठीक, तो लेट्स स्टार्ट। पहला क्वेश्चन है, अरावली किस प्रकार की पर्वत श्रेणी है? ठीक, तो आपको पता है ये अवशिष्ट पर्वत की एक श्रेणी है, ध्यान रखिएगा पहली चीज़। दूसरी बात कि अरावली जो है वो भारत की अगर बात करें तो सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला भी है। और आपको पता है कि ये राजस्थान से लेकर इसका जो भाग जो है, मुख्य भाग जो है, ज़्यादा भाग जो है वो राजस्थान में पड़ता है। और ये लगभग थोड़ा सा बॉर्डर गुजरात, राजस्थान और राजस्थान से होते हुए ये थोड़ा थोड़ा दिल्ली तक भी अरावली पर्वत श्रृंखला की तक जाती है। तो ध्यान रखिएगा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। दूसरा क्वेश्चन है, शेवराई की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित हैं? तमिलनाडु में। आपको पता है, यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ कि भारत के ये जो, अगर हम इस दक्षिण की बात करते हैं तो आपको पता है कि ये वाला एरिया होता है पूर्वी घाट और ये घाट होता है पश्चिमी घाट। और ये दोनों पर्वत श्रेणियां जहां आकर मिलती हैं वो होती है नीलगिरी की पहाड़ी। ध्यान रखिएगा, ये भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यही आपके पास में है शेवराई की पहाड़ियाँ जो तमिलनाडु राज्य में स्थित हैं, ध्यान रखिएगा। आगे क्वेश्चन, उत्तराखंड के, ध्यान रखिएगा, उत्तराखंड के पाताल तोड़ कुएं किस भाग में पाए जाते हैं? तो तराई भाग में पाए जाते हैं। उत्तराखंड आपको पता है कि पहले ये उत्तर प्रदेश का भाग हुआ करता था। अब उत्तराखंड के पाताल तोड़ कुएं जो है, और ये जो कुएं की बात इसलिए हो रही है क्योंकि देखिए पहले की अगर हम बात करें तो सिंचाई का एक बहुत बड़ा साधन पहले दूसरा स्रोत हुआ करता था और आज दूसरे स्रोत हुआ करते हैं। तो ये पाताल तोड़ कुएं की बात करें तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है और ये तराई भाग में पाए जाते हैं। ठीक, आगे है क्वेश्चन, विश्व की सर्वाधिक तीव्र ढाल वाली चोटी राकापोशी किस श्रेणी में स्थित है? लद्दाख श्रेणी में। ठीक, देखिए क्वेश्चन अगर आपको पसंद आ रहे हो, सेशन पसंद आ रहा हो तो प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। यहाँ क्वेश्चन है कि विश्व की सर्वाधिक तीव्र ढाल वाली, यानी ये इतनी तीव्र ढाल वाली है, वो होती है हमारी लद्दाख श्रेणी में राकापोशी। अगर आपसे ये पूछ ले कि राकापोशी किस श्रेणी में स्थित है तो लद्दाख श्रेणी में स्थित है, ध्यान रखिएगा। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर पर्वत श्रृंखला जो है वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होती हैं। उसी में जो लद्दाख पर्वत श्रेणी होती है उसी में राकापोशी जो होती है वो तीव्र ढाल वाली चोटी होती है, ध्यान रखिएगा। आगे क्वेश्चन, पृथ्वी की पपड़ी पर पाया जाने वाला धातु सर्वाधिक मात्रा में? एल्यूमिनियम। ध्यान रखिएगा, पृथ्वी की पपड़ी पर अगर हम बात करें तो धातु की यहाँ पर बात हो रही है, एल्यूमिनियम। अगर हम आपसे तत्व की पूछते हैं तो ऑक्सीजन है, फिर सिलिकॉन है, ध्यान रखिएगा, ऑक्सीजन है, सिलिकॉन, जो भार के आधार पर भी है और प्रतिशत के आधार पर भी। ध्यान रखिएगा, अगर आपसे पूछे कि पृथ्वी की पपड़ी पर पाया जाने वाला सर्वाधिक मात्रा में कौन सा धातु पाया जाता है तो आपका आंसर हो जाएगा एल्यूमिनियम। और अगर तत्व की पूछे प्रतिशत में या भार में तो आपका होगा ऑक्सीजन और सिलिकॉन, उसके बाद आता है आपका एल्यूमिनियम। ये देखिए धातु है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। आगे क्वेश्चन, उच्च एशिया की रीढ़ के नाम से किसे जाना जाता है? तो काराकोरम श्रेणी को उच्च एशिया की रीढ़ के नाम से जाना जाता है। ये ध्यान रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन ऐसे ही घुमा के, इजी क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमाएगा। और आपको पता है कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती की परीक्षा है, लेकिन चूंकि इसका अपना एक स्टैंडर्ड होगा, बीपीएससी पहली बार इस परीक्षा को ले रही है तो ध्यान रखिएगा एक स्टैंडर्ड पेपर आपके सामने होगा। तो उच्च एशिया की रीढ़ के नाम से काराकोरम पर्वत श्रेणी को जानते हैं, ध्यान रखिएगा। आगे क्वेश्चन, भारत में पठारी क्षेत्र का विस्तार कितना है? तो 27.7% है, ध्यान रखिएगा। पठारी क्षेत्र क्या होते हैं, पठार क्या होते हैं तो ध्यान रखिएगा ये टेबल नुमा संरचना होती है। पर्वत चूंकि नुकीले होते हैं ऊपर से, ध्यान रखिएगा। पर्वत और चोटी की अगर बात करें तो वो
इससे थोड़े से कम ये ज़्यादा नुकीली होती है, यानी चोटी की बात करें नुकीले ये भी होते हैं, पर ये चोटी की अपेक्षाकृत कम नुकीले होते हैं। वहीं पर पठार की अगर बात करें तो ये टेबल के समान एक समान संरचना होती है जो हमारे जो स्थल से थोड़ी ऊंचाई पर स्थित होती है। पठारी क्षेत्र की अगर हम बात करें तो भारत में 27.7% पठारी क्षेत्र का विस्तार है। माना दर्रा उत्तराखंड को किससे जोड़ता है? तो माना दर्रा उत्तराखंड में है और ये उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ता है। ध्यान रखिएगा, माना नीति भी इसी उत्तराखंड में है, ध्यान रखिएगा, तिब्बत से जोड़ता है। और तिब्बत आपके ईवीएस का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा हो जाता है। वहीं सिक्किम की बात करें, दार्जिलिंग, सिक्किम, तिब्बत, सिक्किम की राजधानी गंगटोक, ये सब हमारे क्लास 3 के, आपको पता है कि एनसीईआरटी में क्लास 3 के चैप्टर्स में ये सब दिए हुए हैं, जिसमें दार्जिलिंग, देखिए ये सब एक स्टोरी के माध्यम से शुरू होती है, जिसमें सिक्किम की राजधानी गंगटोक के विषय में दिया हुआ है, दार्जिलिंग के भी बारे में दिया हुआ है कि, और यहाँ से कंचनजंगा किस तरह की दिखाई देती है, सप्तरंगी दिखाई देती है। ये सारी चीज़ें आपके एनसीईआरटी एससीईआरटी में क्लास 3rd 4th में दिया हुआ है। तो ध्यान रखिएगा, ये से इनसे क्वेश्चन आपकी परीक्षा में हमेशा बनेंगे, क्योंकि पहली बार ही परीक्षा भले पहली बार हो रही हो बीपीएससी के माध्यम से, लेकिन बीपीएससी का अपना पेपर का एक स्टैंडर्ड है। जबकि इसमें इस बार इन्होंने ट्वीट करके ये बताया है कि हम एनसीईआरटी को और एससीईआरटी को अपना बेस बनाएंगे। तो अगर यहाँ हम माना दर्रा को उत्तराखंड किससे जोड़ता है? तिब्बत से जोड़ता है। और आपको पता है कि तिब्बत जो है बिल्कुल भारत के बॉर्डर पे है, ध्यान रखिएगा। और उत्तराखंड की अगर बात करें तो उत्तराखंड को मैंने पहले भी बताया कि ये एक उत्तर प्रदेश का हिस्सा था, अब ये उत्तराखंड एक दूसरा राज्य के रूप में गठित हुआ, ध्यान रखिएगा। इसी में है दर्रा, और दर्रा का कार्य जो होता है वो एक स्टेट को दूसरे स्टेट के साथ साथ उसके कई जिलों को जोड़ने के साथ साथ अदर कंट्री के बॉर्डर को भी टच करता है। ध्यान रखिएगा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। कंट्री के बॉर्डर को कहने का मतलब ये होता है कि आप देखे होंगे कि बहुत से दर्रे ऐसे होते हैं जो बिल्कुल बॉर्डर पे स्थित होते हैं, यानी वो भारत के हर मतलब कुछ एक आध दो राज्य और एक आध दो राज्य के बहुत से जिलों को जोड़ते हैं, ध्यान रखिएगा। सेशन पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। अरावली श्रेणी की उच्चतम पर्वत शिखर, अरावली पर्वत की श्रेणी का उच्चतम पर्वत शिखर होता है गुरु शिखर। ध्यान रखिएगा, ये मैंने आपको पहले बताया कि इसका अधिकांश भाग जो है ये भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है, राजस्थान राज्य में है, क्योंकि राजस्थान में इसका 80 से 85% भाग जो है वो राजस्थान में है। थोड़ा थोड़ा गुजरात से लेकर पूरा दिल्ली तक का इसकी पर्वत श्रेणियाँ जो हैं वो फैली हुई हैं। नाथुला दर्रा किस राज्य में है? सिक्किम राज्य में है। और यहाँ से अभी एक क्वेश्चन क्लास 3 में ईवीएस में एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि एक ग्रुप जो होता है वो घूमने के लिए निकलता है, और जब वो दार्जिलिंग पहुंचता है, वहां पर टाइगर हिल्स पर जब पहुंचता है तो वहां से खड़ी कंचनजंगा उसे कैसी दिखती है? तो कंचनजंगा बिल्कुल सप्तरंगी दिखाई देती है। तो ध्यान रखिएगा, ये सारे जो पॉइंट मैं बता रही हूँ वो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक, आगे क्वेश्चन, भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की सामान्य दिशा क्या है? तो देखिए, ग्रीष्मकालीन अगर मानसून की बात करें तो आपको पता है कि दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की तरफ होती है। आपको पता है दक्षिण पश्चिम से, यानी ये आपको पता है कि ये पूर्व हिस्सा होता है, ये पश्चिम, ये उत्तर, ये दक्षिण। दक्षिण पश्चिम की अगर बात करें तो ये वाले एरिया से लेकर उत्तर पूर्व की तरफ हवा का प्रवाह होता है, ध्यान रखिएगा, मानसून के प्रवाह का। आगे क्वेश्चन, भारत के किन राज्यों में शरद ऋतु में वर्षा होती है? तो पंजाब और तमिलनाडु में शरद ऋतु में वर्षा होती है। आपको पता है शरद ऋतु में पंजाब और तमिलनाडु में वर्षा होती है। आगे क्वेश्चन, भारतीय उपमहाद्वीप पर ग्रीष्म ऋतु में उच्च ताप व निम्न दाब हिंद महासागर से वायु का आकर्षण करते हैं, जिसके कारण प्रभावित होती है। तो जिसके कारण दक्षिण पश्चिमी मानसून प्रभावित होती है। ध्यान रखिएगा, भारत में अधिकांश वर्षा जो है वो इसी मानसून के कारण होती है। तो ये जो क्वेश्चन मैं इसमें जो बनाई हूँ, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश के समुद्री तट का नाम क्या है? तो कोरोमंडल तट जो है वो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के समुद्री तट का कोरोमंडल तट नाम है। समुद्री तट का नाम कोरोमंडल है। आपको पता है कि यहाँ पर एक झील भी है जो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के बीच में है, वो है पुलिकट झील, जो भारत की दूसरी सबसे बड़ी तटीय झील है। ध्यान रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसमें से अधिकांश भाग जो है पुलिकट झील का आंध्र प्रदेश में है और कम भाग जो है वो तमिलनाडु में है। इसीलिए ये दोनों के विवाद का, यानी तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के विवाद का कारण भी जो है वो पुलिकट झील को माना जाता है। आगे क्वेश्चन, कन्याकुमारी को और किन नाम से जाना जाते हैं? तो कन्याकुमारी को केप कोमोरिन के नाम से जाना जाता है। अब यहाँ पर बिंदु की बात कर लेते हैं। तो भारत का जो उच्चतम बिंदु है उत्तर, पूर्व, पश्चिम, दक्षिण, ये सभी को जान जाएंगे। तो पूर्वी की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश में है किबिथु, पश्चिम में गौर माता गुजरात में आती हैं, सरक्रीक भी पहले था अब गौर माता हो गया। पूर्व में
जो है वो उत्तर की अगर बात करें और दक्षिण की तो इंदिरा पॉइंट है और इंदिरा कॉल है, और यहाँ दक्षिण की अगर बात करें तो इंदिरा पॉइंट है। और इंदिरा पॉइंट से भी अगर आपसे सुदूर दक्षिण पूछे तो सुदूर दक्षिण में है आपका कन्याकुमारी, जो केप कोमोरिन के नाम से जाना जाता है। ठीक, आगे क्वेश्चन, सहरिया जनजाति किस राज्य में पाई जाती हैं? तो सहरिया जनजाति जो होती है वो राजस्थान व मध्य प्रदेश भाग में पाई जाती है। ध्यान रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये नाच गाकर अपना जीवन व्यतीत करने वाली जनजाति है। आगे क्वेश्चन, भारत सरकार ने बजट 2023-24 में राजकोषीय घाटा जीडीपी कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो देखिए, आपको पता है कि बजट बिल्कुल सत्र के प्रारंभ होने से पूर्व बजट प्रस्तुत किया जाता है। जब बजट पेश होने वाला होता है उससे पहले जो है हमारा बजट जो वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, इस बार उन्होंने राजकोषीय घाटा जीडीपी कितने प्रतिशत रहने का अनुमान बताया, तो 5.9% होता है। ये अनुमान जो है इसलिए लगाया जाता है ताकि वर्ष भर पहले वर्ष में एक माने भारत सरकार के द्वारा वर्ष में कितनी राशि आवंटित की गई है, कितने क्षेत्रों के लिए, और कितने का घाटा हो सकता है, कितने का फायदा हो सकता है, ये सारी चीज़ें एक पूर्वानुमान आंकड़ों के माध्यम से, गणना के माध्यम से की जाती हैं। तो इस बार जो है 5.9% राजकोषीय घाटा जीडीपी रहने की बात कही गई है। ये 2023 में परीक्षा होने वाली है, इसलिए ये डाटा भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। आगे है क्वेश्चन, भारत के महान चित्रकार नंदलाल बसु का जन्म बिहार के किस जिले में हुआ? तो मुंगेर जिले में हुआ। ध्यान रखिएगा, बिहार में ओवरऑल बात करें तो 38 जिले हैं और बिहार में 3 राज्य जो हैं वो अदर राज्य से जुड़े हुए हैं। पूर्व की अगर बात करें तो पश्चिम बंगाल से, पश्चिम की अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश से, और दक्षिण की बात करें तो ये झारखंड से जुड़ा हुआ है बिहार। और 38 जिले हैं। अनुमंडल की संख्या भी इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपसे अनुमंडल प्रमंडल की संख्या भी पूछ सकते हैं, तो अनुमंडल की संख्या हो गई 101। और अंतर्राष्ट्रीय राज्य की अगर बात करें, अंतर्राष्ट्रीय सीमा किससे साझा करता है, तो नेपाल से साझा करता है। ध्यान रखिएगा, नंदलाल बसु जो है वो बहुत ही महान चित्रकार थे, जिनका जन्म जो है वो बिहार के मुंगेर में हुआ है। भारत में किस राज्य को प्राचीन समय में कामरूप के नाम से जाना जाता था? तो असम राज्य को कामरूप के नाम से जाना जाता था। यहाँ पर एक कामाख्या माता का मंदिर है, जिसको देखने के लिए बहुत दूर से अदर स्टेट से लोग जाते हैं। ध्यान रखिएगा, कामरूप के नाम से जाना जाता है असम राज्य को। अशोक चक्र प्राप्त करने वाले प्रथम बिहारवासी कौन से थे? तो रणधीर वर्मा, स्वर्गीय रणधीर वर्मा अशोक चक्र प्राप्त करने वाले प्रथम बिहारवासी थे। बिहार का परीक्षा दे रहे हैं तो बिहार से संबंधित भी इस तरह के करंट अफेयर आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं। ये हो गई अशोक चक्र। जो पहला प्रथम बिहारवासी प्राप्त किए थे वो थे रणधीर वर्मा। वहाँ पर क्वेश्चन है कि अशोक चक्र प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय महिला, तो नीरजा भनोट। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सारे क्वेश्चन आप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखिए, क्योंकि देखिए ऐसे प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे। ठीक, आगे है क्वेश्चन, प्रथम बिहारवासी जिन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, तो रामधारी सिंह दिनकर थे, जिनको पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। आप ध्यान रखिएगा, ये सारे क्वेश्चन आपकी परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। यहाँ पर मैंने कुछ बिहार के भी क्वेश्चंस करा दिए हुए हैं, ये सारे बिहार वाले क्वेश्चंस भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा मैंने 1-2 चीज़ और बता देती हूँ। अगर बिहार की बात करें तो 38 जिले हैं, अनुमंडल की संख्या हो गई 101, प्रमंडल की संख्या हो गई 9। अशोक चक्र प्राप्त करने वाले प्रथम बिहारवासी स्वर्गीय रणधीर वर्मा। बिहारवासी जिन्हें प्रथम बिहारवासी जिन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, रामधारी सिंह दिनकर। ध्यान रखिएगा, वर्षा का होना व बर्फ का गिरना यह घटना किससे संबंधित नहीं है? तो देखिए, गुरुत्वाकर्षण बल से संबंधित नहीं है वर्षा का होना या बर्फ का गिरना। ध्यान रखिएगा, ये गुरुत्वाकर्षण, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण जो बल जो होता है उसी के माध्यम से एक ऐसा बल होता है जो कोई भी वस्तु जब ऊपर से उछाली जाती है, जब वो नीचे गिरती है तो एक बल कार्य करता है जो पृथ्वी को अपनी तरफ वो वस्तु को पृथ्वी की तरफ खींचता है, और वो बल होता है गुरुत्वाकर्षण बल। लेकिन इस बल से वर्षा का होना या बर्फ का गिरना संबंधित नहीं है। आगे क्वेश्चन, कौन सा तत्व कभी भी मुक्त तत्व के रूप में नहीं पाया जाता, यानी मुक्त अवस्था में नहीं पाया जाता? तो आपको पता है कि सोडियम, इसको हम Na के माध्यम से डिनोट करते हैं, इसे हम कभी भी, ये ऐसा तत्व है जिसे हम कभी भी मुक्त अवस्था में या स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता है। फिर किसे सफ़ेद सोना कहा जाता है? तो प्लैटिनम को सफ़ेद सोना कहा जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। मानव का सबसे बड़ा अंग क्या है? तो यकृत जो है वो मानव का सबसे बड़ा अंग है। ध्यान रखिएगा, बहुत ज़्यादा उत्सर्जी अंग के रूप में भी यकृत, फेफड़ा, वृक्क और किडनी की, अगर किडनी जो होती है वो हमारे मनुष्य के उत्सर्जी अंग के रूप में कार्य करती हैं। यकृत मानव शरीर में पाचन के में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। एक दूसरा क्वेश्चन है, नेट्रियम किसका लैटिन नाम है? तो सोडियम का ही लैटिन नाम है नेट्रियम। कभी कभी ऐसे प्रश्न भी आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। आगे क्वेश्चन, दूसरा परमाणु परीक्षण के दौरान भारतीय प्रधानमंत्री कौन थे? तो
अटल बिहारी वाजपेयी जो थे वो भारतीय प्रधानमंत्री थे और ये दूसरा परमाणु परीक्षण जो है पहले परमाणु परीक्षण के 24 वर्ष बाद यानी 1998 में हुआ था। क्वेश्चन से ज़्यादा ज़रूरी है जो इससे रिलेटेड मैं फैक्ट बता रही हूँ, पॉइंट्स बता रही हूँ वो। तो अगर दूसरा परमाणु परीक्षण की बात करें तो दूसरा परमाणु परीक्षण जो है वो पहले परमाणु परीक्षण से 24 वर्ष बाद 1998 को हुआ था। इस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी। ध्यान रखिएगा, एपीजे अब्दुल कलाम, अटल बिहारी वाजपेयी और एपीजे अब्दुल कलाम के साथ 2 अन्य वैज्ञानिकों का नाम दूसरे परमाणु परीक्षण के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। ठीक, तो देखिए ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर क्वेश्चन की वैरायटीज़ पसंद आ रही हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। समाजवाद का श्रेय किसको दिया जाता है? तो कार्ल मार्क्स को दिया जाता है, जिन्होंने दास कैपिटल नामक एक पुस्तक लिखी थी। समाजवाद का श्रेय इसी को दिया जाता है। कार्ल मार्क्स ने दास कैपिटल जो पुस्तक लिखी है उसमें जो पूंजीपति वर्ग द्वारा मजदूरों वर्ग का जो शोषण हो रहा था उसके बारे में विस्तृत वर्णन किया हुआ है। ठीक, तो ये कुछ बीपीएससी से रिलेटेड बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि 25 में से आपने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, सही किए हैं। क्योंकि देखिए बहुत हार्ड क्वेश्चन, बहुत टफ क्वेश्चन पढ़ने से अच्छा है कि जो क्वेश्चन जितना आपने पढ़ा है उसे आप कितनी बार पढ़ रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आई होप आपके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा यूजफुल होगी। तो जो भी अगर आपको वीडियो की क्वालिटी, कंटेंट पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।